सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एक और इंपॉर्टेंट क्लास। बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, देन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले समझे कि ये अकाउंटिंग और दूसरा वर्ड इंफॉर्मेशन है क्या। देखो अकाउंटिंग तो सबको याद है, फीचर्स याद है और अकाउंटिंग की प्रोसेस भी याद है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, वही है मेरे भाई अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में जो आपने डेटा को रिकॉर्ड किया, जो आपने क्लासिफाई किया, लेजर बनाए, जो आपने समराइजिंग किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए। देखो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे अकाउंटिंग की जानकारी देना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो बेसिकली जो अकाउंटिंग है ना, या जो कह सकते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो एक सर्विस एक्टिविटी है। सर्विस समझ तो, हम अकाउंटिंग में कोई गुड्स तो प्रोवाइड कर नहीं रहे, हम क्या दे रहे हैं? एक सर्विस। हम प्रॉपर रिकॉर्ड बना के दे रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड को प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाना, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाना, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। एक बार थोड़ा सा रीड करेंगे। सो अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। पहली बात तो समझ में आ गई कि अकाउंटिंग सर्विस एक्टिविटी है। Its function is to provide qualitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision। तो वो सारी qualitative information जो एक यूजर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन बताना पहला फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन है इसका, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो समझ गए, जो भी यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग के बारे में जानकारी देना, जिससे वो अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके उन्हें। ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में तीन टाइप की इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, तीन मेन इंपॉर्टेंट टाइप है। पहला इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। भाई मेन है, प्रॉफिट एंड लॉस तो चाहिए कंपनी का, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। एक इन्वेस्टर भी है तो अपना इन्वेस्टमेंट करता है क्या सोच के? कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही। एक बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमें लोन देगा। क्यों लोन देगा? क्योंकि हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। लॉसेस में होगा तो क्या वो लोन देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यार ये लोन हमारा वापस नहीं कर पाएगा। तो भाई सबसे पहली चीज जो यूजर्स को जरूरत है वो प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। क्या फाइनेंशियल पोजीशन याद है आपको? फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट याद है? एसेट्स, लायबिलिटीज, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी मौजूद है और लोगों की हमें कितनी उधारी देनी है। देखो यूजर्स जो होते हैं ना, उनके डिसीजंस फाइनेंशियल पोजीशन पे भी डिपेंड करते हैं। अकेले प्रॉफिट कमाना ठीक बात नहीं है भाई, प्रॉफिट कहां से आ रहा है, तुम्हारे पास कितनी एसेट्स है, ये देखना भी एक बड़ी बात होती है। इसके बाद तीसरा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। अब देखो तीसरी ये भी देखनी है कि बिजनेस में हम ठीक है प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कैश फ्लो कहां कहां हो रहा है। कैश फ्लो मींस कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां हमारे बिजनेस का पैसा खर्च हो रहा है, कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है, ट्रांजैक्शंस किस बेसिस पे चल रही है हमारी, उससे भी हमारे यूजर्स का डिसीजन इंपैक्ट करता है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट यानी एसेट्स और लायबिलिटीज, और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लोज यानी कि कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना बार बार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम जरा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ही समझ लेते हैं। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चार, और चारों के चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। सो पहला रिलायबिलिटी। अच्छा मैं आपको पहले नाम बताता हूं, रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, दोनों आर से है, याद तो हो जाएंगे। ठीक है, दोनों थोड़े से एक दूसरे से डिपेंडेंट भी है। तीसरा चौथा बड़ा आसान है, अंडरस्टैंडेबिलिटी और आपका कंपेरेबिलिटी। एक काम करो, पहले थर्ड और फोर्थ ही समझो, जो आसान है पहले वो समझते हैं, देन इन पे आते हैं। देखो सब तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसे समझो। अंडरस्टैंड भाई हमें आसानी से समझ आ जाए वो अंडरस्टैंड कहलाता है। टीचर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते पूछता है अंडरस्टैंड समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, तो वही क्या होता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस प्रकार प्रोवाइड करनी है, अकाउंटिंग इस प्रकार से करनी है कि लोगों को समझ आए।
जो भी आपके अकाउंट से प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे कि लोगों तक एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल तो हो, समझ तो आए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि इजीली सबको समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मींस कंपेयर से वर्ड बना है कंपेरेबिलिटी। कंपेयर मींस तुलना करना। हमारी ही कंपनी के प्रीवियस ईयर के डेटा को इस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करना, हमारी कंपनी के डेटा को दूसरी किसी कंपनी के डेटा के साथ कंपेयर करना, वो आपका कंपेरेबिलिटी कहलाता है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स फॉलो करके ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे ताकि कंपैरिजन इजीली पॉसिबल हो सके। तो दो पॉइंट तो बड़े इजी थे, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। अब एक आसान पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं यहां से समझ लेता हूं, वो है आपका रिलायबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी जो वर्ड है वो रिलायबल से बना है। रिलायबल मींस जिस पर भरोसा किया जा सके, जो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होता है। पर्सनल बायस समझते हो, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड और लेस नहीं कर रहा हूं, जो भी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है उनकी हेल्प से ट्रांजैक्शंस को नोट कर रहा हूं। भरोसेमंद भी कह सकते हो, भरोसेमंद, रिलायबिलिटी, रिलायबल। सो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए और वेरीफाइबल होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शंस लिखोगे उन्हें आप बिल से मैच करोगे, बिल, सोर्स डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, उनसे मैच करके आप ट्रांजैक्शंस नोट करोगे। अगर मैं आपसे 6 महीने बाद भी पूछूं ना ये ट्रांजैक्शंस कहां से लिखी, ये 200 रुपए खर्च हुए, कहां खर्च हुए, तो आप मुझे बिल निकालकर दिखा सको। क्लियर है बात? सो वेरीफाइबल होना चाहिए, जिन्हें आप सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से वेरीफाई कर सको। ठीक है, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिकली रिलायबिलिटी कहलाता है। रिलायबिलिटी तो याद रहेगा ना, रिलायबल, रिलायबल कैसे होता है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होता है, वेरीफाइबल होता है, और इसके अलावा फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, किसी प्रकार कोई एरर नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट शब्द है रिलीवेंस। नेक्स्ट शब्द है रिलीवेंस, और ये होना चाहिए, रिलीवेंस शब्द बना है रिलीवेंट से, और मैं कह सकता हूं रिलीवेंट मींस जो यूजर्स को जरूरत हो। रिलीवेंट जिससे यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। किसमें? डिसीजन मेकिंग। भाई मैं यूजर हूं, मैंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखी, अब मैं सोच रहा हूं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखूंगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस प्रकार से प्रोवाइड की जानी चाहिए कि जो यूजर्स है उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले, जो क्या कहलाता है? रिलीवेंट, सॉरी रिलीवेंस। ठीक है, याद रहेगा। सो याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू द यूजर, रिलीवेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग मेन लाइन, ये याद रखोगे। ठीक है, अभी यार एक बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास। अच्छा पहले तो एक काम करो, ये जो 4 पॉइंट थे हमारे पास, इनको याद कर लो। कैसे याद करोगे? सुनो, आप एक सिंपल सी लाइन है वो याद रख लो। याद रखो, रियल रिपोर्ट्स यूजुअली कंपेयर। भाई जो सही रिपोर्ट्स होती है ना वो आसानी से यूजुअली कंपेयर हो जाती है। क्या याद रखोगे? रियल रिपोर्ट्स यूजुअली कंपेयर। भाई कम से कम 3 बार बोल लो, याद हो जाएगा यार। रियल रिपोर्ट्स यूजुअली कंपेयर, रियल रिपोर्ट्स यूजुअली कंपेयर। रियल मींस रिलायबिलिटी, रिपोर्ट्स मींस रिलीवेंस, भाई यूजुअली अंडरस्टैंडेबिलिटी, और सी से कंपेयर और लिखा भी है कंपेरेबिलिटी। कंपेयर, कंपेरेबिलिटी ठीक है, यहां ये रियल और रिलायबिलिटी भी ठीक है। आर से रिपोर्ट्स, आर ई से रिलीवेंस, तो ये याद हो जाएगा। यूजुअली यू से, और यहां पर अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो ये जरूर याद रखोगे। तो याद क्या रखना है? रियल रिपोर्ट्स यूजुअली कंपेयर। 4 के 4 पॉइंट रट जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो कि है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये बताइए हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत किस किस को पड़ती है? ऐसे वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक है हमारे पास इंटरनल यूजर, कंपनी के अंदर के लोग। दूसरे हैं एक्सटर्नल यूजर, कंपनी के बाहर के लोग। पहले कंपनी के अंदर के लोगों की बातें करते हैं। सो मैनेजमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। भाई मैनेजमेंट को क्या चाहिए? डिसीजंस, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑपरेशंस, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं। इन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है। किसको? सबसे पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है ओनर्स यानी कि मालिक। भैया पैसा किसने लगाया? शेयर होल्डर्स ने, ओनर्स ने।
तो क्या ओनर्स नहीं देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है? बिल्कुल देखेंगे। तो ओनर्स को जरूरत चाहिए, ठीक है। तीसरा एम्प्लॉइज, देखो कहीं कहीं पर एम्प्लॉइज जो है वो अपने एक्सटर्नल यूजर में लिखा होगा, कहीं कहीं एम्प्लॉइज आपके इंटरनल यूजर। यहां पर एम्प्लॉइज से तात्पर्य है वो सारे परमानेंट स्टाफ, वो सारे परमानेंट एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। सो बेसिकली वो हमारे इंटरनल पार्ट होता है। अगर एम्प्लॉय की जगह मैं वर्कर लिख दूं, क्या लिख दूं? वर्कर लिख दूं, तो बेटा ध्यान रखना वो एक्सटर्नल यूजर होगा, क्योंकि वर्कर डे बेसिस पर काम करते हो, उन्हें हमारी कंपनी से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो एम्प्लॉइज हो गया आपका। इसके अलावा डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंट्स के हेड तो समझ दो, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड है वो भी आपका है। बेसिकली ये आपके मैनेजमेंट के ही पार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपकी बुक में सिर्फ 2 या 3 ही नाम लिखे हो, आपके ओनर्स लिखा हो, मैनेजमेंट लिखा हो, तो भी चल जाएगा। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय और आपके डिपार्टमेंटल हेड अलग से एड ऑन कर दिए। चलिए एक्सटर्नल देख लो। अब एक्सटर्नल कौन है? बाहर के लोग, वो सारे कंपनी के बाहर के लोग जिन्हें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से कहीं ना कहीं मतलब है, जो देखते हैं। जैसे एक दो नाम तो बार बार बोल रहा हूं, इन्वेस्टर्स, जो हमारी कंपनी में जिन्होंने या तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है या वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट क्यों देखती है हमारे अकाउंट्स? हम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी क्यों देखती है अकाउंट्स? हम टैक्सेस ऑन टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे, टैक्सेस प्रॉपर प्रॉफिट पे दे रहे हैं नहीं दे रहे। रिसर्चर्स हो गया, बहुत सारे लोग, देखो जरा कुछ के नाम देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स हो गया, समझ गए होंगे। क्रेडिटर्स हो गए, या यहां लिखा है लेंडर्स, वो सारे लोग जिन्होंने हमें पैसा उधार दे रखा है, जिनसे हमने उधारी ले रखी है। बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिन्होंने हमें लोन दिया है, वो देखेंगे, वो हम पे नजर जरूर बनाए रखेंगे। क्यों? कि हम कहीं ऐसा तो नहीं डूबने वाले हो, ठीक है। चलो सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हमें करते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल बेचते हैं, जिनसे हम उधारी पे सामान खरीदते हैं, सप्लायर है हमारे, ठीक है। कस्टमर्स, हाँ भाई यार कस्टमर भी देखते हैं। हम बार बार सुनते हैं कि यार रिलायंस कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी की हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, इसलिए हम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहते हैं। अच्छा, हम कई सारी क्रीम्स भी यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। ज्यादातर ये सारी चीजें हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे? कभी कभी मन होता है कि देखने से ये कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है, तो कस्टमर्स भी देखते रहते हैं। गवर्नमेंट हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। जैसे रेगुलेटर्स में पता है कौन कौन आते हैं? जैसे सेबी का नाम सुना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी देखते रहती है। और एक जनरल पब्लिक है, भाई पब्लिक को भी इंटरेस्ट होता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, जीडीपी बढ़ रही है तो किन किन कंपनीज का ज्यादा योगदान है, तो जनरल पब्लिक भी आपकी देखती रहती है। कुछ नाम यहां नहीं लिखे, रिसर्चर्स नहीं लिखा है, टैक्स अथॉरिटी डायरेक्ट नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो। एक्सटर्नल यूजर बहुत सारे हैं, क्लियर है बात? चलिए तो फ्रेंड्स आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। देखो इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सिर्फ एकमात्र लास्ट टॉपिक बचा है, वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। बाकी पूरा चैप्टर लगभग हम समाप्ति की तरफ हो चुके हैं, यानी सिर्फ इस चैप्टर की एक वीडियो अब और आएगी, क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कहीं कोई डाउट कोई समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी है, आप मुझे इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप एटलीस्ट अपना नाम, आप किस स्कूल से या कहां से हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजा करें, ताकि मैं आपके नाम सहित आपको याद रख सकूं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।